हेलो एवरीवन, आज की क्लास सुपर से ऊपर होने वाली है। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में लास्ट एप्लीकेशन। क्या करते हैं हम लास्ट एप्लीकेशन में? तो डियर स्टूडेंट, हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। आपका टॉपिक है डिराइव ए फॉर्मूला बाय डायमेंशन मेथड। डायमेंशन की हेल्प से मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आज मैं प्योर कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। इसका मेन कंसेप्ट ये है, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में मुझे किसके लिए फार्मूला बनाना है और किसकी हेल्प से बनाना है। सिर्फ दो बातें, किसके लिए फार्मूला बनाना है और किसकी हेल्प से बनाना है। अगर आप ये दो चीज़ें डिसाइड कर लिए तो क्वेश्चन आप चुटकियों में कर ले जाओगे। सबसे पहले क्या डिसाइड करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए फार्मूला बनाना है और किसकी हेल्प से फार्मूला बनाना है। तो इस चीज़ को मैं क्वेश्चन से चल रहा हूँ बताने के लिए। क्वेश्चन करूँगा, आप सीखते रहोगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो, क्वेश्चन मुझसे पहले करने का प्रयास करो। जब आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आप मुझसे पहले करने का प्रयास करो। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको F इक्वल टू एम ए, आपने नाम सुना होगा, F इक्वल टू एम ए। इस फॉर्मूले को मुझे डराइव करना है डायमेंशन मेथड से। इस फॉर्मूले के बारे में आप आई थिंक जानते होंगे, सारे बच्चे इस फॉर्मूले के बारे में जानते होंगे। आपको बहुत पहले ये फार्मूला मिला होगा, क्लास 9 से मिल रहा है ये, F इक्वल टू एम ए। इसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। किसकी हेल्प से बनाना है? तो आंसर है मास और एक्सीलरेशन की हेल्प से बनाना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे। डिराइव ए फॉर्मूला, derive a formula for force F which depends on the following factor। सबसे पहला फैक्टर क्या है? मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी। दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। ये है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में फॉर्मूला किसके लिए बनाना है? तो आंसर है फॉर्मूला फोर्स के लिए बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है? तो मास ऑफ ए बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो मैंने क्या बोला, आपको दो चीज़ें डिसाइड करनी है, किसके लिए बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है। अब आपने ये देख लिया कि हमको फोर्स के लिए फार्मूला बनाना है, किसकी हेल्प से? मास और एक्सेलरेशन की हेल्प से। अब आप इसको भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। अभी आप, मैंने मान लिया कि आप इसको नहीं जानते हो, मुझे F की वैल्यू M और A के फॉर्म में निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये सपोज करेंगे कि जो फोर्स है ये किस पे डिपेंडेंट है। तो आंसर है फोर्स मास पे डिपेंडेंट है। तो आप लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू M। सबसे पहले आप लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू M। अब ध्यान रहे, फॉर्मूले में m की पावर क्या होगी ये हमको नहीं पता है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओगे तो m की पावर, यहाँ पे m की पावर 1 है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि m की पावर क्या है। m की पावर 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि m की पावर है x, m की पावर x मैंने सपोज कर लिया। दूसरी बात,
फोर्स अगेन किस पे डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंडेंट है, तो हम लिखेंगे ए की पावर मैंने मान लिया y, ए की पावर मैंने y एज्यूम कर लिया। डियर स्टूडेंट, मुझे ये नहीं पता है कि ए की पावर क्या होगी, 1 होगा कि हाफ होगा, -1 होगा, क्या होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया ये ए की पावर y है। अब आप देख रहे हैं कि LHS में f है और RHS में m की पावर x, a की पावर y है। जब ऐसे कहीं पे इक्वेशन मिलते हैं तो हम इस इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो f प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, a की पावर y। अब आपने एक चीज़ और पढ़ा हुआ है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट सपोज करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f बराबर k m की पावर x, a की पावर y। अब यहाँ पे k क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे k क्या है, तो आप कहेंगे k ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस है। अब आपने सबसे पहले ये अज्यूम कर लिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने मान लिया। आपको क्या करना है, आपको f के लिए फॉर्मूला बनाना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे x और y ये दोनों अननोन क्वांटिटी है, इन्हीं दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो आंसर है डायमेंशन की हेल्प से निकालेंगे। डायमेंशन यहाँ पे हम यूज करके x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट क्या है कि जो LHS का डायमेंशन होता है वही RHS का डायमेंशन होता है, ये आप जानते हैं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, इसका कंसेप्ट ये है कि जो LHS का डायमेंशन होता है वही RHS का डायमेंशन होता है। तो अगर आपसे हम पूछें आप क्या लिखेंगे, जो डायमेंशन यहाँ पे f का होगा यही डायमेंशन किसका होना चाहिए, तो m की पावर x, a की पावर y का डायमेंशन होना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट, LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। आपको पता है कि जो f का डायमेंशन होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे mLT पावर -2। सारे बच्चे जानते होंगे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। ऐसे अगर पूछें कि आप बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहेंगे मास का डायमेंशन होता है m। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहेंगे LT पावर -2। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायमेंशन वीडियो में जा कर के वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन लिखना है, इन सारे का डायमेंशन आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, f का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहेंगे mLT पावर -2, ये f का डायमेंशन हुआ, क्लियर। m की डायमेंशन होती है m, तो ये लिखेंगे m की पावर x। a की डायमेंशन, तो आंसर है LT पावर -2, इस पूरे का पावर y। अब यहाँ पे ध्यान दो डियर स्टूडेंट, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, इसको हम इंडिविजुअल के फॉर्म में कर लेंगे, mLT के फॉर्म में अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m की mLT पावर -2, इसको लिख सकते हैं m की पावर x, l की पावर y, और t की पावर -2 है कि पावर y है, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा -2y। अब डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे mLT को कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग द पावर ऑफ mL एंड t। अब यहाँ पे आप देखो m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर x लिख सकते हैं, m की पावर 1 इक्वल टू m की पावर x, यहाँ से 1 इक्वल टू x हो जाएगा। इसका मतलब
जो x की वैल्यू है आपने सबसे पहले निकाल लिया, 1 आ गया आंसर। ऐसे अगर आप यहाँ पे l की पावर को कंपेयर करेंगे तो l की पावर यहाँ पे 1 है बराबर l की पावर y, तो 1 इक्वल टू y, y की वैल्यू 1 आ गया। डियर स्टूडेंट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप t की पावर कंपेयर करेंगे तो t की पावर -2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा t की पावर -2y, तो -2 इक्वल टू -2y, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1। दोनों जगह से आपने y की वैल्यू सेम निकाला हुआ है। आपको क्या निकालना था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने x और y का मान निकाल लिया है। अब अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगा, तो आंसर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिलेगा f इक्वल टू k m की पावर 1 a की पावर 1। अब ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, यहाँ जो k है, इस k की वैल्यू प्रैक्टिकली 1 सपोज किया गया है। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करना डायमेंशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। कहने का मतलब ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है डायमेंशन का, ये ड्रॉबैक है डायमेंशन का। k की वैल्यू 1 कैसे आया, ये प्रैक्टिकली सपोज किया गया है। लेट k इक्वल टू 1, ये प्रैक्टिकली सपोज किया गया है। इसका मतलब f की वैल्यू यहाँ पे 1 अगर सपोज करेंगे तो m इंटू a आ जाएगा। ये हुआ आंसर। डियर स्टूडेंट, k की वैल्यू 1 क्यों होती है, यही लिमिटेशन है डायमेंशन का। अभी जब लिमिटेशन की बात करेंगे वहाँ पे हम बताएंगे कि हम क्यों k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं और क्यों हम वहाँ पे 1 सपोज करते हैं। आई होप आपने फील कर लिया होगा कि कैसे हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना था कि नोन क्वांटिटी क्या है, अननोन क्वांटिटी क्या है। उसके बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देना है, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। अगर किसी पार्टिकल का मास m है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है और वो पार्टिकल अगर r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तब उस केस में फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डिराइव ए फॉर्मूला, डिराइव ए फॉर्मूला for centripetal force which depends mass of a body, second velocity of a body, third radius of सर्कुलर ऑर्बिट। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है और ये पार्टिकल स्मॉल r रेडियस के ऑर्बिट में v वेलोसिटी से घूम रहा है। ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है। तो आपको बताना है, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो आपको बताना है कि यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो फॉर्मूला किसके लिए बनाना है। तो आंसर एफ के लिए बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है, तो आप कहेंगे MVR की हेल्प से बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे किसके लिए फॉर्मूला बनाना, तो आप कहेंगे F। किसकी हेल्प से बनाना है, M। तो मैंने मान लिया M की पावर X है। M की पावर क्या आएगी, आई डोंट नो, तो मैंने मान लिया M की पावर X है।
ऐसे v की पावर मैंने मान लिया y, v की पावर y एंड r की पावर z, ये आपने सपोज कर लिया। या आप ऐसे से मान सकते हैं सेम, f प्रोपोर्शनल टू आपने मान लिया v की पावर y है, f प्रोपोर्शनल टू r की पावर z है। अगर हम इन सबको कंबाइन करेंगे, चूंकि LHS और RHS का फैक्टर सेम है तो LHS कंबाइन हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे f प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z। अगर हम इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k और ये हो जाएगा m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। और इसी को आप मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद आप क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, जो कि ये अननोन क्वांटिटी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे आप फाइंड करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन लिख करके। अब डियर स्टूडेंट, मुझे डायमेंशन यहाँ पे दोनों तरफ लिखना है, तो अगर आपसे पूछें कि आप बताओ एफ का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे जो एफ का डायमेंशन होगा ये हो जाएगा एम एल टी पावर -2, ये एफ का डायमेंशन है। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, चूंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। एम यहाँ पे मास है, मास का डायमेंशन होता है एम, तो एम की पावर एक्स। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी पावर -1, तो हो जाएगा पावर वाई। ऐसे आर यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ का होता है डायमेंशन एल, तो एल की पावर जेड। अब डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, एम एल टी को अलग अलग कर लेना है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा फिदे फिदे क्या मिलेगा आपको, एम एल टी पावर -2, और यहाँ पे लिखेंगे m की पावर x एक तरफ, l की पावर यहाँ पे y होगा, यहाँ पे l की पावर z है, तो l की पावर y प्लस z हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर y प्लस z। ऐसा क्यों, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब ये t की पावर -1 है कि पावर y है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, t की पावर -y हो जाएगा ये। अब सेम कंसेप्ट आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे पावर किसका, MLT का। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ ML एंड T। तो यहाँ पे m की पावर 1 है, इधर है m की पावर x, तो आपको क्या मिलेगा, 1 = x। इसका मतलब आपने x की वैल्यू 1 फाइंड आउट कर लिया, पहला आंसर आपका आ गया। आपका टारगेट है x y z को फाइंड करना, तो आपने x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लिया। फिर आप निकालेंगे y की वैल्यू, तो l को कंपेयर करेंगे, तो आप लिखेंगे l की पावर 1 = l की पावर y प्लस z, l की पावर y प्लस z, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 = y प्लस z। अब यहाँ पे आपको अभी y और z का मान नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, अगेन आप बनाएंगे थर्ड इक्वेशन। कैसे, t की पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर -y है। इसका मतलब t की पावर -2 बराबर t की पावर -y, तो -2 = -y, तो यहाँ से मिल जाएगा y = 2। अगर मैं इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, इसको मान लो इक्वेशन 4, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से कितना हो जाएगा, z की वैल्यू 1 - y। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आपको मिल जाएगा z की वैल्यू 1 - y। और डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 - 2 करेंगे तो z का मान आपको मिल जाएगा कितना, तो आंसर है -1। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिल जाएगा आपको, तो f = k, m की पावर x की वैल्यू है 1, v की पावर y की वैल्यू है 2, और r की पावर z की वैल्यू है -1। इस -1 को हम नीचे ला सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखेंगे f बराबर k mv² r। फिर से वही प्रॉब्लम
कि जो k है ये लिमिटेशन है, इसका डायमेंशन निकालना, डायमेंशन की लिमिटेशन है, तो हम k को क्या सपोज करेंगे, ये प्रैक्टिकली सपोज किया गया k = 1, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बन जाएगा, mv²/r। तो ये फॉर्मूला आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का पढ़ा भी होगा, तो डायमेंशन की हेल्प से ये फार्मूला हम बड़ी आसानी से ड्राइव करते हैं। आई होप आपने सीख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मुझसे पहले करने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम अगर ऑक्सीलेट कर रहा है तब उस केस में उसका टाइम पीरियड कितना होगा। कहने का मतलब derive a formula for time period of simple pendulum which depends on, सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सेकंड कौन है भाई, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द पेंडुलम कह सकते हैं, मास ऑफ द पेंडुलम। और थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रहे डियर स्टूडेंट। जैसे आपने सपोज किया कि एक स्ट्रिंग है इस तरीके से और इसकी लेंथ l है, इसको यहाँ से फिक्स किया गया है और इसका मास m है इस पेंडुलम का, और ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। अगर आप इसको, आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप हल्का सा इसको पुश करें और पुश करके यहाँ से लेफ्ट करें तो इस तरीके से ये मोशन करेगा, यूँ ऐसे फिर ऐसे। इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, मतलब आपको टी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक चक्कर लगाने में कितना इसको समय लगेगा, टाइम पीरियड आपको बताना है। फॉर्मूला किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। आपने डिसाइड कर लिया किसकी हेल्प से बताना है, तो आंसर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों की हेल्प से बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो टाइम पीरियड है t, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे l⁻x। ऐसे अगेन t किस पे डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे m⁻y। ऐसे t किस पे डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे g⁻z। अगर सबको कंबाइन करें तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा t ∝ l⁻x m⁻y g⁻z। इसको अगर हम इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे आपके एक मिलेगा कांस्टेंट k l⁻x m⁻y g⁻z। अब यही बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, वही सेम कंसेप्ट, आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, हम डायमेंशन सारे टर्म का लिखेंगे। तो t का डायमेंशन भैया t होगा, चूँकि t यहाँ पे टाइम है तो उसका डायमेंशन t होगा। k यहाँ पे डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। l का डायमेंशन l होगा, चूँकि ये लेंथ है तो l⁻x। m का डायमेंशन भैया m ही होगा, चूँकि ये मास है तो m⁻y। ऐसे जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशन l⁻², यहाँ लिखेंगे l⁻² ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो m और t है और इधर m और t नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, m⁻0 l⁻0 मैं कर सकता हूँ, t⁻1 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे l⁻x है, यहाँ पे l⁻z है, तो ऐड हो जाएगा l⁻x + z।
ऐसे m की पावर सिर्फ y यहाँ पे है, लिख दिया m की पावर y। t की पावर -2 की पावर z है तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, t की पावर -2z होगा। अब वही अगेन कंसेप्ट कंपेयर करेंगे, किसका पावर, mlt का पावर। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, l एंड t, तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, m की पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे m की पावर y है, तो 0 = y सबसे पहले आपको मिल गया। फिर यहाँ पे l की पावर 0 है और यहाँ पे l की पावर x + z है, इसका मतलब 0 = आपको मिल जाएगा x + z। दूसरा इक्वेशन, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x = -z, ऐसा भी आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। तीसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे जो -2z है ये इक्वल टू हो जाएगा 1 के, -2z = आप कहेंगे 1 के, और यहाँ से मिल जाएगा आपको z = -½ अगर z की वैल्यू -½ है तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, देन आपको क्या मिल जाएगा, देन x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस और -½ लिखेंगे तो आ जाएगा +½ आपने x का मान निकाल लिया जो आया +½ और y की वैल्यू 0 है और g की वैल्यू है -½ तो अगर आप पुट करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से मिल जाएगा t बराबर k और l की पावर x का मतलब है 1, l की पावर x की वैल्यू है हाफ, x की वैल्यू हाफ सॉरी l की पावर हाफ, m की पावर 0, y की वैल्यू 0 आई है, m की पावर 0 यहाँ पे है। इसके बाद g की पावर z का मतलब -½ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, इस वाले -½ को हम इस l के नीचे ला सकते हैं, इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं k m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर हाफ डिवाइड बाई g की पावर हाफ, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, और k की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लेंगे हम 2π। देखो यहाँ हम k सपोज करेंगे 2π, यही है इसका लिमिटेशन कि हम कुछ भी मान लेते हैं, कभी 1 कभी 2π, ये प्रैक्टिकली k की वैल्यू 2π हो जाएगी, तो यहाँ t आपको मिल जाएगा 2π√L/g। तो ये फॉर्मूला आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने फॉर्मूले को ड्राइव करना सीख लिया है। अब कुछ अलग टाइप का मैं क्वेश्चन चल रहा हूं करने के लिए। जैसे अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि फोर्स, रेडियस एंड वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तब उस केस में बताओ मास के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन है, टेकिंग फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T is a fundamental quantity, is a fundamental quantity. Then find the value of m. Find the value of m in term of that quantity. In term of that quantity. समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ध्यान रहे इसके लिए फॉर्मूला बनाना है आपको। यहाँ पे m के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो m किस पर डिपेंड करेगा, फॉर्मूला किसके लिए बनाना है, तो आंसर है m के लिए बनाना है। और अगर m के लिए फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, सेम कंसेप्ट वही आप लिखेंगे, जो m है ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा f की पावर x, फिर आप क्या लिखेंगे m प्रोपोर्शनल टू v की पावर y, फिर आप लिखेंगे m प्रोपोर्शनल टू t की पावर z। अगर आप सबको कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू f की पावर x
v की पावर y t की पावर z। ये आपने एक इक्वेशन सिंपल बना लिया। अगर आप इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा एफ एम इक्वल टू के एफ की पावर x v की पावर y t की पावर z। ये आपने पहला इक्वेशन बना लिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। अब ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है इसके बाद, वही सेम कंसेप्ट, दोनों तरफ डायमेंशन लिखना है, फिर सिंप्लीफाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो डायमेंशन लिखते हैं, m का डायमेंशन होगा m, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा, f का डायमेंशन होगा m l t पावर -2 और इस पूरे का पावर है x। ऐसे v का डायमेंशन l t पावर -2, इस पूरे का हो जाएगा y। तीसरा t का होता है, सॉरी l t पावर -1 होगा वेलोसिटी का, t यहाँ पे है टाइम, तो टाइम का पावर हो जाएगा z। ये हुआ। और वही सेम कंसेप्ट आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l एंड t। तो यहाँ पे m की पावर 1 है, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे m की पावर हो जाएगा सीधे सीधे x, यहाँ पे l की पावर x है, l की पावर y है, तो लिखेंगे l की पावर x प्लस y। ऐसे यहाँ पे t की पावर -2 है, पावर x है, t पावर -2x हो जाएगा। और यहाँ पे t की पावर -1 है, पावर y है, तो t की पावर -y हो जाएगा। लिखेंगे t की पावर -2x -y प्लस z। वाह वाह, क्या बात है, ये बन गया आपका इक्वेशन। z है कि 2 है, नहीं z है, ठीक। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान है आपको रखना है कि जो यहाँ पे m की पावर है ये क्या है, 1 है, यहाँ पे m की पावर x है। तो जब हम m को कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे m की पावर x इक्वल टू m की पावर 1 इक्वल टू m की पावर x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू x। तो पहला इक्वेशन आपने बना लिया। ऐसे आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे l और t नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, l की पावर 0 t की पावर 0। l को करना है कंपेयर, l की पावर यहाँ पे 0 है, तो आप लिखेंगे l की पावर 0 इक्वल टू, यहाँ पे l की पावर है x प्लस वाई, तो लिखेंगे l की पावर x प्लस वाई। तो मिल जाएगा 0 इक्वल टू x प्लस वाई। इसका मतलब आपको मिल गया x इक्वल टू -y और x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब y इक्वल टू कितना मिल गया, -1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपने सेकंड से निकाल लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आपने फाइंड कर लिया y की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब x और y का मान आपको फाइंड कर रखे हैं, अब आपको z का मान बताना है। तो कौन सा सपोज करेंगे हम इक्वेशन, अब t को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे t की पावर 0 है, तो लिखेंगे t की पावर 0 इक्वल टू, यहाँ पे t की पावर है -2x -y प्लस z। तो हो जाएगा 0 इक्वल टू -2x -y प्लस z। अब यहाँ पे x के स्थान पुट करेंगे 1, तो -2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1, और माइनस y के स्थान पे -1 है, फिर -1 हो जाएगा ये, और प्लस z। ये माइनस माइनस प्लस, और -2 + 1 मीन्स -1, और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस z। ये 0 इधर है तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ आपको पुट करना है, तो क्या मिलेगा आपको, अगर हम यहाँ पे m की बात करें तो m इक्वल टू हो जाएगा k, f की पावर x के स्थान पे कितना है भैया 1, v y के स्थान पे कितना है, y की वैल्यू है -1, और t z के स्थान पे है 1, तो मतलब t की पावर 1। तो आपने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पे सपोज करेंगे लेट k की वैल्यू 1, क्यों, प्रैक्टिकली k की वैल्यू 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू f की पावर 1 v की पावर 1 -1 और t की पावर 1। कहने का मतलब f t v की पावर -1, ये आंसर हुआ। या इसको हम लिख सकते हैं m बराबर f t बाई v, ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो बड़ी आसानी से आपने कर लिया डियर स्टूडेंट। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा हुआ है और आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे ही है, आप मुझसे पहले करने का प्रयास करो, आई होप आप कर ले जाओगे। सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड फ्रीक्वेंसी म्यू इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा। बेहतरीन सवाल है ये, सेम क्वेश्चन है। कहने का मतलब आपको फोर्स का जो फॉर्मूला बताना है, ये mLT⁻⁻2 नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर रो जी और म्यू के फॉर्म में आएगा, क्योंकि रो जी म्यू फंडामेंटल क्वांटिटी है। रियलिटी में क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स के लिए? तो mLT होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रो जी म्यू के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सेम कंसेप्ट। आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट कि जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो मान लेते हैं रो की पावर x पे कर रहा है ये, ऐसे किस पे करेगा? g की पावर मैंने y मान लिया, और लास्ट वाला जो म्यू है इसकी पावर मैंने मान लिया z। इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट k आएगा, रो की पावर x, g की पावर y, म्यू की पावर z। ये बना लिया आपने। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप मुझसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करो। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? सेम mLT⁻⁻2। यहाँ पे आप डायमेंशन लिखेंगे, आप लिखेंगे डायमेंशन क्या होगा फोर्स का? तो mLT⁻⁻2 के डायमेंशन लेस होगा। रो का डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा? रो यहाँ पे डेंसिटी है, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। रो का जो डायमेंशन होगा ये होता है m/v, और रो हो जाएगा mL⁻⁻3, क्योंकि वॉल्यूम का होता है L3। तो यहाँ हो जाएगा, आपको मिलेगा mL⁻⁻3 पूरे का पावर x। ऐसे g आप जानते होंगे L⁻², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का L⁻², पावर y। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और इसलिए हो जाएगा ये T⁻⁻1। यहाँ लिखेंगे T की पावर -1 की पावर z। आपको सिंप्लीफाई कर लेना है mL⁻⁻2। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? m की पावर यहाँ पे x है और कहीं m नहीं है, तो आपको मिलेगा m की पावर x। l की पावर -3y है और यहाँ पे l की पावर y है, तो l की पावर हो जाएगा -3x + y। अब यहाँ पे t की पावर -2y है, यहाँ पे t की पावर -z है, तो आपको मिल जाएगा t की पावर -2y - z। चूँकि -2 मल्टीप्लाई y करेंगे तो -2y होगा, -1 मल्टीप्लाई z करेंगे तो -z होगा। अब वही सेम कंसेप्ट क्या करेंगे, हम पावर कंपेयर करेंगे। किसका? mLT का। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ mLT, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ mL एंड t। क्या मिलेगा आपको? m की पावर 1 = m की पावर x, तो आपको मिल जाएगा x = 1। पहला मिल गया। अगेन कंपेयर करेंगे हम, l की पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ मिलेगा l की पावर 1 = l की पावर -3x + y। तो यहाँ मिल जाएगा 1 = -3x + y। तो y की वैल्यू 1 + 3x, और x की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है 1, तो आ जाएगा y की वैल्यू 4। ये आपने निकाल लिया, y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 1। आपने दो वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम t कंपेयर करेंगे, तो हो जाएगा t की पावर -2 = t की पावर, यहाँ पे कितना है भैया, -2y - z, -2y - z। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे -2 = -2y - z। अगर z = लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -2y, इसको इधर लाया, 2 को उधर ले गया, तो -2y + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी है, 4, और ये हो जाएगा +2, तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी -8 + 2 का मतलब -6। अब अगर आप ये वैल्यू सारी वैल्यू यहाँ पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या मिल जाएगा,
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, तो एफ की वैल्यू सीधे सीधे आपको मिल जाएगी के रो की पावर 1 जी की पावर 4 और म्यू की पावर -6। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या सपोज कर लेंगे भैया, लेट के इक्वल टू अगर 1 मान लेंगे हम, तो आपको क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, तो आंसर है एफ बराबर रो जी पावर 4 बाई म्यू पावर 6। ये मिल जाएगा फॉर्मूला। कहने का मतलब जो भी आपको फॉर्मूला मिला ये किसके फॉर्म में मिला हुआ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में मिला हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बेहतरीन था। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका पूरा फंडा क्लियर हो गया है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, कैसे हम किन किन फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं और कौन ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे हम बात करेंगे लिमिटेशन। तो सबसे पहला लिमिटेशन डियर स्टूडेंट ये है कि जो कांस्टेंट यहाँ पे के बार बार हम सपोज कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। कहने का मतलब सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि जो के कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन या इसको हम कहते हैं ड्रॉबैक, ड्रॉबैक भी बोलते हैं हम। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के। सबसे पहला लिमिटेशन है कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के। आप देख रहे हैं कि हर जगह के की वैल्यू अलग अलग हो रही है। सबसे बड़ा पहला बवाल तो यही हो गया कि के की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए, जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि f इक्वल टू अगर आपको मिल जाए xy साइन थीटा ऐसे, तो आप इस फार्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन का तो डायमेंशन, साइन का डायमेंशन तो होगा नहीं, साइन यहाँ पे डायमेंशन लेस है। एक्स वाई जब भी आप इसको ड्राइव करोगे तो f इक्वल टू आपको एक्स वाई मिलेगा। यहाँ मैं मान लेता हूँ ये यू वी है, एक मिनट, एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे सपोज करें इस फॉर्मूले को ड्राइव करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ f इक्वल टू एक्स वाई मिलेगा, ये वाला टर्म छूट जाएगा। इसका मतलब ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो कहने का मतलब कैन नॉट derive a physical quantity if it contain t ratios are exponential term। अब समझने का प्रयास करो। टी रेशियोज का मतलब जैसे ये टर्म मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कॉस से कुछ भी आ जाए, तो हम ऐसे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। ये इसका पहला सेकंड लिमिटेशन हो गया। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस एक्स टी ऐसे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है इसको हम नहीं ड्राइव कर सकते हैं, तो ये भी इसका सेकंड ड्रॉबैक हो गया। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगा उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसका ड्रॉबैक है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 हो गया, MLT से ज़्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उसमें A भी आ गया, थीटा भी आ गया, तब भी हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। मतलब कैन नॉट ड्राइव इफ फिजिकल क्वांटिटी कंटेन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, MLT के अलावा। अगर MLT के अलावा फिजिकल क्वांटिटी आ गई तब भी हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा ये डेरिवेशन वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा। लास्ट, अगर हम ये सपोज करें कि आप ये ड्राइव करो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा उस फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कैन नॉट
derive कब? if physical quantity contain one or more than one पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर एक या एक से ज़्यादा अगर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तब उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये है लिमिटेशन। एक लिमिटेशन और है लास्ट, कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप ये फॉर्मूला ड्राइव करो F बराबर G_m1m2/r², तो आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G का यूनिट होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर उसका भी डायमेंशन है तब भी हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कैन नॉट derive if proportionality constant have dimension। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे G हो गया, H हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर ये सब टर्म आ रहे हैं तब उस केस में हम फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, आपने फील कर लिया होगा कि हम कैसे किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और क्या क्या लिमिटेशन है। किस फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं ये भी आज आपने सीख लिया, किस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं ये भी आपने सीख लिया। तो आज की क्लास मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने फील किया होगा, आपने सारे कंसेप्ट को समझा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि एरर का मेन कंसेप्ट क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।